हेलो एवरीवन। ये पॉलिटी की सीरीज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं होल पॉलिटी वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन आपसे डिस्कस करूंगा। कोई भी पॉइंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में यूज होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा मेरे द्वारा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, उसी की सीरीज में ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, हम बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बना, कैसे इंस्पायर्ड हुआ, ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली की जरूरत थी। उस असेंबली का जो स्टेबलाइजमेंट है वो 1946 में किया गया। देखो, बहुत सारे मिशन हम पढ़ेंगे अभी, जैसे क्रिप्स मिशन आया, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन आया, तो उसके बाद माउंटबेटन जो है हमारे गवर्नर जनरल बने, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेबलाइज की गई। अंग्रेजों ने कहा कि सेपरेट पाकिस्तान की मांग हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ब्रिटिश इंडिया में हम एक यूनिफाइड इंडियन गवर्नमेंट स्टेबलाइज करेंगे। स्टार्टिंग में क्या हुआ, पाकिस्तान ने इसका अपोज किया बहुत ज्यादा, मगर कैसे ही गवर्नर जनरल की रजा से मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टार्टिंग में क्या है, टोटल मेंबर जो है 389 थे, मगर ये लेटर जो है वो रिड्यूस हो गए 299 आफ्टर पार्टीशन। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया गया, और किसी भी डेमोक्रेटिक सॉवरेन सेकुलर गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत होती है और एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आगे क्या बताया गया है कि जो हमने मैक्सिमम पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल रूट्स हैं, वो ब्रिटिश रूल से निकले हैं, और हमारा ओरिजिन जो है वो वहीं से हुआ है। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वहां से चलते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे क्लॉज देखेंगे, आर्टिकल देखेंगे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। तो आगे इसी दिशा में क्या बताया गया है कि क्रोनोलॉजिकली टू मेजर रूल रहे। टू मेजर हेडिंग्स क्या है, जैसे कि पहला क्या, कंपनी रूल। ये कंपनी रूल यहाँ वर्ड क्यों आया है, देखो, कोई भी चीज को अच्छे से समझने का तरीका एक ही होता है कि हम उसमें क्यों का यूज करें। देखो, कंपनी रूल 1773 से 1858 तक चला। देखो, 1858 में म्यूटनी हुई। 1858 को जिसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया, सावरकर जी के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ, इससे पहले क्या था कि कंपनी रूल करती थी। स्टेट हमने पहले भी देख चुके हैं कि कैसे स्टार्टिंग में ट्रेडर्स की तरह आई, और ट्रेडर्स की तरह आने के बाद यहाँ पर इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक बेनिफिट उठाए, और यहाँ पर बहुत सारे अपनी आर्मी स्टेबलाइजमेंट की, फैक्ट्री स्टेबलाइज की, और यहाँ से बहुत सारा ब्रेन ड्रेन हुआ। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है, देखो, इकोनॉमिक ड्रेन क्या है कि पैसा आपका जो है फॉरेनर्स लेके जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन का क्या मतलब है, हमारे इंडियंस फॉरेन में जॉब कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर सीधा सीधा इंडियंस को पार्शियल किया गया, बहुत सी फैसिलिटीज में इंडियन का पार्टिसिपेशन नहीं किया गया। तो यही कंपनी रूल है। जब 1858 में म्यूटनी हुई, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि क्राउन को, जैसे देखो, 1858 से 1947 तक क्रॉन रूल कहा गया। ये क्रॉन रूल क्यों कहा गया, ये क्रॉन रूल कहने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया में पार्टिसिपेट किया, और बहुत सारी जो फैसिलिटी और बेनिफिट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, उससे वो उसको जो है धीरे-धीरे उसकी छूटती चली गई। जैसे क्या होगा, आप 1813 के एक्ट में पढ़ोगे कि ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि ट्रेडिंग राइट्स जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिए। केवल मोनोपोली बची चाइना में और टी में। फिर 1833 में हम आगे देखेंगे कि एक्ट आएगा, उसमें चाइना से भी ट्रेड के राइट्स छीन लिए गए, और टी से जो मोनोपोली थी वो भी छीन ली गई। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं। अब देखो, मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिस्कस कर देता हूं कि किस तरह से 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड हुई, जिसकी फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना है। ये प्रीलिम्स में
या कहीं भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। देखो मैंने जैसे अभी पहले ही डिस्कस किया, पहले 389 मेंबर थे मगर आफ्टर पार्टीशन ये 299 मेंबर रह गए। हमारे जो चेयरमैन थे, वो राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, एवरीवन नोज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैड पीएचडीज एंड अदर थिंग्स, ठीक है? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है? देखो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक पहले जो पार्ट दिया होता है वो उसका सार होता है, जैसे प्रियम्बल। आप हमारा प्रियम्बल पढ़ोगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था इसी के आधार पर प्रियम्बल बना था। तो हम प्रियम्बल भी डिस्कस करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी क्लासेस चल रही हैं, 2-3 इंट्रोडक्टरी क्लासेस होंगी। इसके बाद रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल आएँगे, कैसे पार्लियामेंट वर्क करती है वो आएगी, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। फिर अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ? नवंबर 26 1949 में, और केम इंटू फोर्स कब आया? जनवरी 26 1950 में। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि एडॉप्शन इतना पहले क्यों हो गया और केम इंटू फोर्स इतना लेट क्यों आया? इसका रीज़न ये है कि कुछ क्लॉज़ेज़ आज़ादी के बाद इम्प्लीमेंट कर दिए गए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ करें लॉ मेकिंग में, और बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होती हैं, उससे निपटने के लिए। केम इंटू फोर्स जनवरी 26, 1950 कहा गया। 1950 क्यों? क्यों जनवरी 26 क्यों? क्योंकि जनवरी 26 को ही फर्स्ट टाइम 1930 में लाहौर सेशन में हमने झंडा फहराया था आज़ादी का। तो इसीलिए ये केम इंटू फोर्स का मतलब हुआ इस दिन से ये लागू हुआ। कुछ क्लॉज़ जो है एडॉप्ट किए गए नवंबर 26, 1949 को। ये सब चीज़ें, ये डिटेल आपको याद होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा छोटे लेक्चर बना रहे हैं ताकि आपको रिवीज़न करने में ईज़ी रहे। आप सुबह सुनिए, फिर शाम सुनिए, ताकि आपको बहुत जल्दी याद हो जाएँ चीज़ें। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू।